दिल्ली में G20 सरबराही इजलास का आगाज हो गया है और इसका पहला सेशन 1:30 बजे तक जारी रहा। दूसरा सेशन 3 बजे से शुरू हुआ और 4:45 पर खत्म हुआ। इजलास के पहले सेशन में आलमी रहनुमाओं ने एमिशन रिडक्शन और मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजों से निपटने के तरीके पर तबादले ख्याल किया। तरक्की पजीर ममालिक का इस्तदलाल है कि अमीर ममालिक को कार्बन में कमी के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें कमी करने के लिए जरूरी इकदाम करने की जरूरत है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के आगाज का ऐलान किया और G20 ममालिक पर जोर दिया कि वो आलमी सतह पर पेट्रोल के साथ एथनॉल की मिलावट को 20% तक ले जाने की दरखास्त के साथ इस पहल में शामिल हो। वन अर्थ पर G20 सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौल और आबो हवा के मुशाहिदे के लिए G20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने की तजवीज भी पेश की और रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव पर काम शुरू करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वक्त की जरूरत है कि तमाम ममालिक फ्यूल बिल्डिंग के शोबे में मिलकर काम करें। हमारी तजवीज है कि पेट्रोल में एथनॉल की ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाने के लिए आलमी सतह पर पहल की जाए। इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, UAE सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक समेत दुनिया के सरकर्दा रहनुमा शरीक थे। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज
G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। G20 सरबराही इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग दी। The message of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws the entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme. Now, reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20, that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions, and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all.
Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. So today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk. Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates, this is going to be of interest for the media, the roadmap estimates that implementation of the CAF and the measures thereby will potentially yield additional lending headroom of approximately $200 billion over the next decade. G20 समिट के हवाले से अभी खबरें बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि पीओके में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम पीओके में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान मार्गरेट मैक्लाउड ने मोदी बाइडेन मुलाकात पर कहा कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर दोनों ममालिक राब्ते में हैं। दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 से जुड़े कुछ प्रोग्राम पर कुछ मुल्कों के एतराज जताने पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सामने तहजीबी और सकाफती तनों को पेश करना चाहता है और भारत और अमरीका तनों का एहतराम करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मार्गरेट मैक्लॉड हैं, जो कि अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी प्रवक्ता है, हिंदुस्तानी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यहाँ पहुंचकर आपने अरेंजमेंट्स और भारत की जो प्रेसिडेंसी है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत स्मूथ है। इंडिया अपना विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अरेंजमेंट्स कैसे लगे आपको यहाँ पे पहुंचने के बाद? जो भारत मंडपम है या इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, अरेंजमेंट्स में क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक बहुत कम है, हैरानी हुई। और ये सेंटर मेरा मालूम नहीं कि आपके कैमरा दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े और बहुत अच्छे सुविधाएं हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई, काफी लंबी मुलाकात चली, तमाम इश्यू से बात हुई। तो क्या आतंकवाद के मुद्दे पर भी कल चर्चा हुई? क्योंकि कहीं जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवाद एक अहम मुद्दा है जिसको लेकर दोनों देश बातचीत करते रहते हैं और इसके खिलाफ वो एकजुट भी है। तो क्या आतंक के मुद्दे पर कल चर्चा हुई? हम इस मामले और बहुत सारे मामले के बारे में राब्ता रखते हैं और मेरा ख्याल में अमेरिका और इंडिया इस मामले पे खास करके मालियाती वसाइल बंद करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हम ऐसे कम्युनिकेशन में रखना चाहते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि G20 जो समिट है, इससे पहले जब प्रेसिडेंसी मिली थी भारत को, तो इसके जो इवेंट्स हैं ये पूरे देश में कराए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है। लेकिन कुछ कंट्रीज को ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए। आपका क्या व्यू है? मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वर्किंग ग्रुप्स में, लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपने मुख्तलिफ पहलू दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिसमें विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है और मेरा ख्याल में कि किसी हद तक ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है कि हम डाइवर्सिटी वैल्यू करते हैं। तो जिन देशों का ऑब्जेक्शन इस पे है, उन पे क्या कहेंगे? जो देश ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि J&K में नहीं होना चाहिए, लद्दाख में नहीं होना चाहिए, उन पे क्या कहेंगे? हम देखते हैं कि वो क्षेत्रीय कशीदगी एक बाहमी मामला है और उम्मीद है कि बात करके इंडिया और पाकिस्तान खुद ब खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं, आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इतनी खूबसूरत हिंदी आप कैसे बोल लेती हैं? बहुत धन्यवाद। हमारे विदेश सेवा इंस्टीट्यूट इदारे में और यहाँ के सहेली और सहयोगियों से और उत्तराखंड में भी एक बहुत अच्छे स्कूल है जो लांडूर में है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉड। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। भारत ने चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दिया। G20 इजलास में भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च हुआ और इसमें भारत, यूरोप, अमेरिका, UAE, इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि आज तारीखी समझौता हुआ और ममालिक के बीच राब्ता जरूरी है। PM मोदी ने साथ ही चीन को पैगाम दिया कि राब्तेकारी के लिए इलाकाई सालमियत का एहतराम करना चाहिए। G20 सरबराही इजलास के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी G20 सरबराही इजलास का क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये इजलास हर मुल्क में होता है। आज हमारे मुल्क में हो रहा है, कल किसी और मुल्क में होगा। रतन लाल गुप्ता ने टाउन हॉल डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग में इन ख्यालात का इजहार किया। बातें कहती है कि साहब हम ये हमारी वजह से हुआ। अगर जब से पहले खुला, आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। सबसे पहले हर देशवासी को मुबारक, हर देशवासी को गौरवान्वित होने के लिए बहुत बड़ा कारण है। और इस G20 को उससे भी खूबसूरत बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे इस बैठक का एक बैकग्राउंड जिसे कहते हैं तय किया है, और उस बैकग्राउंड में चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करें, चाहे इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें, डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहली बारी शब्द कोलैबोरेशन जो यूज किया गया, तो पूरे देश को दिशा देने में यह G20 और विशेषकर भारत एक नया
एक आयाम पैदा कर रहा है, भारत एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, और विशेषकर जम्मू कश्मीर से जिनका राजनीतिक अस्तित्व तकरीबन सिफर पे पहुंच गया है, वो आज भी इस पे कटाक्ष करने पे बाज नहीं आती। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, राजनीति करें लेकिन कुछ विषयों को कृपा करके राजनीति से ऊपर रखें। जहां देश की बात है, जहां राष्ट्रीयता की बात है, जहां भारत के मान और स्वाभिमान की बात है, भारत माफ नहीं करेगा, भारत का जनमानस माफ नहीं करेगा, भारत का आम आदमी माफ नहीं करेगा, भारत का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। तो G20 समिट जारी है। आगे बढ़ते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी। वादी चुनाव में गुलाम नबी आजाद की आमद से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। गुलाम नबी आजाद की आमद ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने इन बातों का इजहार पार्टी कन्वेंशन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में आइंदा कोई भी इंतखाबात होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही लड़ेगी। म्युनिसिपल, पंचायती, असेंबली इंतखाबात हो या फिर पार्लियामेंट के इंतखाबात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तमाम इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद की आमद से कांग्रेस को खास तौर पर वादी चुनाव में नुकसान हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आजाद के आने से दरहकीकत वादी चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो गई है। की बात की, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो या पंचायती इलेक्शन, तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस के साथ उतरेगी मैदान में या अकेले में उतरेगी? नहीं, हम तो पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले कोई भी चुनाव है हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ पे इस वक्त, चाहे म्यूनसिपैलिटी के हो, चाहे पार्लियामेंट के हो या कोई भी हो, असेंबली के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे यहाँ चुनाव लड़ेगी। अभी तक कोई ऐसा नहीं बात सामने आई है कि साहब हम किसी के साथ अलायंस करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत से तमाम जितने भी चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे हम लड़ेंगे। गुलाम नबी आज़ाद भी कई महीनों से खित्ते चुनाव का दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है गुलाम नबी आज़ाद के आने से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना बड़ा नुकसान होगा आने वाले इलेक्शंस में? क्योंकि अगर देखा जाए 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को खित्ते चुनाव से एक बहुत बड़ा जीरो मिला था, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के यहाँ आने से या पार्टी छोड़ने से अगर फर्क पड़ेगा तो कांग्रेस को पड़ेगा। यहाँ से वो निकल के आए हैं, हमें क्यों फर्क पड़ेगा? हमारा साथी कोई ना गया है यहाँ से, यहाँ बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खिताई चुनाव में मजबूत हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारे साथी बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं और हर वाक़यात में तमाम डिस्ट्रिक्टों में तीन के तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ हैं, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम मजबूत हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, रामबन के अंदर DDC चेयरपर्सन किसकी है? हमारी है। किश्तवाड़ के अंदर DDC चेयरपर्सन किसकी है? हमारी है। तो जम्मू ये खिताई चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे ही मजबूत है और मैं समझता हूँ कि उनके आने या जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हम मजबूत होंगे और हम हमारे साथियों ने ये तय किया है कि अब की बार सयाहती मकाम गुलमर्ग में फौज की डुगर डिवीजन की जानिब से 2 रोजा गुलमर्ग फेस्टिवल का आगाज हो गया और इस फेस्टिवल का आगाज डुगर डिवीजन के GEOC निटंगमर्ग से ATV तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर दीगर आला अफसरान भी थे। गुलमर्ग में दोपहर के बाद 15वें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाही ने भी शिरकत की और उन्होंने नस्ब करदा स्टॉलों का भी जायजा लिया। गुलमर्ग पहुंचने के बाद आज पहले रोज मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए और इस फेस्टिवल में बॉलीवुड अदाकार विकी कौशल और दीगर अदाकार शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल में सूफी म्यूजिक, मिनी मैराथन, घोड़े की रेस, रोप डांस, ATV रेस और दीगर प्रोग्राम पेश हो रहे हैं। पहले रोज मुख्तलिफ आर्टिस्टों ने अपने फन का मुजाहरा करके सामीन को महसूस किया। मिनी मैराथन और ATV रेस का भी इनेकाद किया गया जिसमें काफी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में सयाहत को फरोग देने और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को गुलमर्ग की जानिब रागिब करने की गर्ज से ऐसे फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं। इस फेस्टिवल में काफी तादाद में मकामी लोग और सयाहों की शिरकत मुतवक्का है। इसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन जाता है वो हमारी इंडियन आर्मी को जाता है कि जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी हर दिन जो है, अगर बात करें हर किसी घड़ी की, तो आए दिन जो है
हमारी इंडियन आर्मी कश्मीरियों के या फिर हमारे भारतवासियों के शाना बशाना खड़ी होती है। आप देख सकते हैं किस कदर जो है हमारी इंडियन आर्मी जो है हमारे कश्मीरियों के टैलेंट को बूस्ट करने में लगी है। टूरिज्म ने और इंडियन आर्मी ने मिल के इस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को निभाया है। और हम जैसे आर्टिस्ट यहाँ पे खुल के गा रहे थे, जैसे कि हम अपने मतलब किसी भी फंक्शन में, घर के किसी फंक्शन में हैं, और यहाँ पे जो टूरिस्ट जो भी था, लोकल जितने भी थे, वो उन्होंने यहाँ पे एंजॉय करा, साथ में हमने भी उनके साथ एंजॉय करा। शुक्रगुजार करती हूँ गुलमर्ग फेस्टिवल जिन्होंने यहाँ पे करवाया है। हम जम्मू से आए, मेरा नाम पूजा रैना है, हमारे ग्रुप का नाम सिल्वर स्क्रीन डांस ग्रुप है हमारा। तो आज हमने फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है। हम आते हर साल है। आई एम प्रोफेशनल डांसर, जितने भी हमारे साथ ग्रुप में डांस कर रहे हैं हम सभी प्रोफेशनल हैं। और जब भी हमने आज परफॉर्म किया तो बहुत ही ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा हूटिंग खुश थे, मतलब बहुत ही मज़ा। हमें जम्मू से आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला और हमें डांस करने का मौका मिला, और ऑडियंस ने भी हमें सपोर्ट किया और यहाँ की टीम ने भी हमें सपोर्ट किया, हमें बहुत अच्छा मौका मिला। अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि टूरिज्म जितना हो सके यहाँ पे प्रमोट करें, और जितना हमारे से हो पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं। एंड फेस्टिवल टुडे इज पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव। ये पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। और एज फार एज प्रमोटिंग द यूथ इज कंसर्न, दैट इज ऑलवेज एट द फोर फ्रंट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में फौज की जानिब से 2 रोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है, और डिगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने बाज़ाब्ते तौर पर टंगमर्ग में इसका इफ्तिताह किया है तिरंगा रैली से। और आज पहले रोज़ आज गुलमर्ग के अंदर आइस रिंग के अंदर जो मुख्तलिफ फनकार वादी बर से आए हुए थे उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया है और सामीन को महजूज किया है। और इस तरह से कल दूसरे दिन यहाँ पे बॉलीवुड के जो मुख्तलिफ अदाकार हैं वो शिरकत कर रहे हैं, और इसी तरह वादी कश्मीर से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। और इस तरह यहाँ फनकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम हो रहा है, और साथ साथ लोग भी इस फेस्टिवल में महजूज हो रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन।